हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम। मुस्कान मंधिया, न्यू लीगल गाइड। सो गाइस, ये पार्ट 2 है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइकेरियस लायबिलिटी की और हम जाएंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन तक। बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप लोग वीडियो को। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। वाइकेरियस लायबिलिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो, अगर मैंने कुछ गलत किया है, ठीक है, अगर डिफेंडेंट ने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा डिफेंडेंट को ही मिलेगी, राइट? ये चीज नॉर्मल रहती है कि अगर तुमने कुछ गलत किया तो उसकी सजा तुम ही भुगतोगे। लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। क्या हो कि तुम कुछ गलत करो, तुम कोई टॉर्ट कमिट करो, लेकिन उसकी सजा तुम्हारे साथ वाले को मिले, मान लो तुम्हारे दोस्त को मिले। मजा आ जाएगा ना, बार बार टॉर्ट कमिट करने का मन करेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि रॉन्गफुल एक्ट कनेक्टेड विद दैट रिलेशनशिप। यानी अगर सर्वेंट ने कोई गलती की, सर्वेंट ने कोई टॉर्ट कमिट किया, तो भाई उस टॉर्ट की जो सजा होगी वो मास्टर को मिलेगी, यानी उस सर्वेंट के मालिक को मिलेगी। ये होता है वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इसको एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से हम समझने वाले हैं, ठीक है। जेठालाल है, उसका साला है सुंदर, ठीक है। सुंदर आए दिन कोई ना कोई कांड करता रहता है, ठीक है। सोसाइटी में कलर करवाना है, कलर नहीं करवाया और भाग गया। तो अभी जो वो भाग गया कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर सोसाइटी वालों से, तो इसकी सजा किसको मिलेगी? जो वहां पर रहता है जेठालाल, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। तो सुंदर ने कहा भाई जो पूरा सोसाइटी को कलर करने का जो ठेका है वो हम लेते हैं, ठीक है। जेठालाल मना कर रहा था कि मत करना ऐसे, लेकिन फिर भी उसने ठेका ले लिया कि नहीं भाई हम ही कलर करेंगे सोसाइटी को। फिर बाद में सुंदर लौट कर आया ही नहीं, वो भाग गया, ठीक है ना। उसको फोन लग रहा था ना कुछ हो रहा था। यहां पर सारे सोसाइटी वाले कहां पहुंच गए? जेठालाल के पास, कि भाई कहां गया तुम्हारा साला, उसको कलर करना था सोसाइटी को, अभी तक आया क्यों नहीं? दिस इज वाइकेरियस लायबिलिटी। अब जेठालाल को पैसे देने होंगे सोसाइटी वालों को। तो वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो अलग अलग रिलेशनशिप्स के थ्रू समझी जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट, मास्टर सर्वेंट, ये जो अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं इन्हीं में एग्जिस्ट करती है वाइकेरियस लायबिलिटी। तो अलग अलग रिलेशनशिप्स को हम समझेंगे जो कि आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे वाइकेरियस लायबिलिटी का। क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, यानी कि जो एजेंट का एक्ट है, जो एजेंट ने एक्ट कमिट किया वही प्रिंसिपल का एक्ट माना जाएगा, ठीक है। एजेंट ने कुछ भी किया, कोई टॉर्ट कमिट किया, लोग यही मानेंगे कि वो एक्ट प्रिंसिपल ने कमिट किया है, राइट। क्योंकि एजेंट किसके अंडर में काम करता है, किसकी अथॉरिटी को फॉलो करता है? प्रिंसिपल की अथॉरिटी को फॉलो करता है, राइट। तो अगर एजेंट कुछ गलत करता है तो लोग यही मानेंगे कि इसको पक्का प्रिंसिपल ने बोला होगा कि ये चीज करो, ये गलत काम करो। अगर आपको स्क्रीन पर कहीं मच्छर दिखे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी हमारे साथ पढ़ना चाह रहे हैं। और जो प्रिंसिपल और एजेंट की एक तरीके से लायबिलिटी रहती है, ठीक है, वो जॉइंट एंड सेवरल रहती है, ठीक है। दोनों को ही लायबल ठहराया जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रिंसिपल ने एजेंट को एक काम दिया था कि जो ये ट्रक है ये तुम्हें मुंबई सेफली पहुंचाना है, इसमें कुछ कर्टन्स रखे हुए हैं, ठीक है, और किसी को रास्ते में लिफ्ट मत देना। प्रिंसिपल ने बोला था एजेंट को कि रास्ते में किसी को लिफ्ट मत देना, सीधे मुंबई जाना आराम से चलाते हुए, और ये कर्टन्स को तुम्हें मुंबई पहुंचाना है, ठीक है, आज ही पहुंचाना है। एजेंट निकला, ठीक है, उसने लिफ्ट तो नहीं दी किसी को, लेकिन बहुत स्पीड में वो गाड़ी चला रहा था, बहुत ज्यादा स्पीड में चला रहा था, और आगे जाके वो गाड़ी को ठोक देता है, आगे जाके गाड़ी को वो ठोक देता है। तो यहां पर लायबिलिटी किसकी होनी चाहिए एक्चुअल में? अब देखा जाए तो लोग यही बोलेंगे कि भाई ड्राइवर की गलती थी, ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन एक्चुअल में यहां पर प्रिंसिपल भी लायबल होगा और ड्राइवर भी लायबल होगा। दे आर जॉइंटली एंड सेवरेबली लायबल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ये है, क्या हम प्रिंसिपल को हर वक्त लायबल ठहरा सकते हैं? राइट, एजेंट के एक्ट के लिए क्या हम प्रिंसिपल को हर समय उसके लायबल ठहरा सकते हैं? क्या दोनों की हर वक्त जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होगी? क्या दोनों हर वक्त लायबल होंगे एक दूसरे के एक्ट के लिए? द आंसर इज नो। तो कैसे पता चलेगा कि प्रिंसिपल और एजेंट सेवरेबली लायबल है? कैसे पता चलेगा? जब एजेंट अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, अपनी ड्यूटी में रहते हुए,
ठीक है, प्रिंसिपल के अंडर में रहते हुए, उसकी अथॉरिटी के अंडर में रहते हुए कोई टॉर्ट कमिट करता है, तब प्रिंसिपल और एजेंट की लायबिलिटी, एक तरीके से लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वही मुंबई वाला ट्रक वाला एग्जाम्पल लो। प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा था कि जो ट्रक है वो सीधे मुंबई जाएगा, बीच में कहीं भी नहीं रुकेगा। ठीक है, बीच में ट्रक कहीं भी नहीं रुकेगा, सीधे आप मुंबई जाओगे, आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में तुम्हें ये काम करके आना है, राइट। तो अब 2 दिन के लिए जो गाड़ी थी वो एक तरीके से एजेंट के पास थी। ठीक है, 2 दिन के लिए जो गाड़ी थी वो एजेंट के पास थी। सामान मुंबई पहुंच जाता है, लेकिन जो एजेंट है वो गाड़ी जो है वो 2 दिन में अपने प्रिंसिपल को लौटाने नहीं आता है, राइट। वो तीसरे दिन गाड़ी को लेकर कहीं और ही निकल जाता है। 2 दिन में आना था उसे वापस, वो 2 दिन में वापस आया नहीं, वो तीसरे दिन कहीं और ही निकल जाता है भाई साहब। ठीक है, कहीं और चला जाता है, दूसरे शहर जाता है और वहां पर एक्सीडेंट कर देता है कोई। तो अब यहां पे क्या प्रिंसिपल और एजेंट दोनों लायबल होंगे? The answer is no, क्योंकि एजेंट को 2 दिन में वापस आना था प्रिंसिपल के पास, वो 2 दिन में तो वापस आया ही नहीं, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कैसे लायबल होगा? अगर उस 2 दिन में वो कोई टॉर्ट कमिट कर देता एजेंट, तब हम कह सकते थे प्रिंसिपल और एजेंट की लायबिलिटी जो है वो जॉइंट एंड सेवरल होगी, साथ में ही दोनों को लायबल ठहराया जाएगा। लेकिन वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था ही नहीं, जो एजेंट था वो 2 दिन में वापस आया ही नहीं, वो तीसरे दिन किसी और ही शहर निकल गया और वहां पे उसने एक्सीडेंट कमिट कर दिया, तो प्रिंसिपल यहां लायबिलिटी से बच जाएगा। वो बोलेगा दिस वाज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये मेरी अथॉरिटी में काम नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ उसको 2 दिन के लिए गाड़ी दी थी, तीसरे दिन कहां था, ये मेरी अथॉरिटी में नहीं था। ठीक है, तो कोर्स ऑफ अथॉरिटी को मिस मत करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब 2 केसेस यहां पर दिए हुए हैं, लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड को का केस, पहले हम समझते हैं क्या होता है उसमें। बेसिकली एक लेडी रहती है, उसके पास 2 कॉटेजेस रहते हैं। ठीक है, अब वो चाहती है वो 2 कॉटेजेस ऐसे ही पड़े, उनसे कुछ एक्स्ट्रा इनकम हमें हो जाए, राइट। तो वो जाती है एक फर्म के पास जहां पे कुछ सॉलिसिटर्स रहते हैं। ठीक है, उसमें से एक सॉलिसिटर उसको एडवाइस करता है कि आप ये जो दोनों कॉटेजेस हैं इनको सेल कर दो। ठीक है, उस लेडी को जो एजेंट है वो कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराता है। अब सेल डीड साइन कराया होगा, जाहिर सी बात है अगर सेल करना है हमें कुछ तो हम सेल डीड साइन करेंगे, तो उस लेडी को भी लगा कि ये सेल डीड होगी तो वो साइन करा रहा था। बाद में पता चलता है कि सेल डीड नहीं थी, वो गिफ्ट डीड थी। उस भाई साहब एजेंट ने वो कॉटेजेस अपने नाम करवा लिए थे कि लेडी जो है ये कॉटेज हमें गिफ्ट कर रही है। ठीक है, तो वो थी गिफ्ट डीड, तो उस लेडी ने उसको साइन कर दिया था और सारे पैसे वो हड़प गया। ठीक है, तो बाद में ये होता है जब लेडी केस करती है तो ये कोर्ट यही कहता है कि जो एजेंट था उस वक्त वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था। ठीक है, वो कोर्स ऑफ अथॉरिटी में काम कर रहा था। जब आप एक सॉलिसिटर हो तो आप फर्म की अथॉरिटी में ही तो काम कर रहे हो ना, आपने जो भी एडवाइस दी उस लेडी को वो अपने काम के दौरान ही दी, आप एजेंट थे तभी तो आप एडवाइस कर पाए उसको, इसलिए यहां पर लेडी को कंपेंसेशन मिला और जो एजेंट जिसने ये हरकत की थी उसे फ्रॉड के लिए लायबल ठहराया गया। नेक्स्ट केस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। ठीक है, तो यहां पर जो प्लेंटिफ था उसकी दोस्ती थी डिफेंडेंट के साथ। ठीक है, डिफेंडेंट जो था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करता था, तो जो प्लेंटिफ था यानी श्यामा देवी का हस्बैंड था उसने डिफेंडेंट को कुछ चेक दी और कुछ अमाउंट दिया कि इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा देना, हमारा अकाउंट है, तुम वहां पर काम भी करते हो। ठीक है, एज अ दोस्त उसने ये चीज की। तो यहां पर जो डिफेंडेंट है वो अपनी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, डिफेंडेंट ने ना कोई रिसिट दी, अगर पैसे जमा कराते तो रिसिट मिलती है ना, वो भी इन्होंने नहीं ली। ठीक है, जो हस्बैंड था जो प्लेंटिफ था उसने वो रिसिट भी नहीं ली उससे, अपने दोस्त से। जब पैसे जमा करा रहे तो रिसिट मिलनी चाहिए, वो लेनी चाहिए थी, वो भी नहीं ली, राइट। और ये सारा ट्रांजैक्शन बैंक के बाहर हुआ, बैंक के अंदर नहीं हो रहा था। अगर बैंक के अंदर जा रहे हो तो जो काम कर रहा है उसकी अथॉरिटी है बैंक की, राइट, उस पर्सन के ऊपर, लेकिन ये सारी चीजें बैंक के बाहर हो रही थी। और यहां पर क्या हुआ, जो डिफेंडेंट था जो बैंक में काम करता था उसने पैसे गायब कर दिए। तो जो श्यामा देवी के हस्बैंड है यानी कि जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट पहुंचे कि हमारे जो मित्र थे उन्होंने ऐसा ऐसा किया। तो कोर्ट ने कहा कि जो आपके मित्र थे वो उस वक्त बैंक में काम नहीं कर रहे थे, राइट, वो ट्रांजैक्शन बैंक के बाहर हुआ है, ना तो आपके पास कोई रसीद है ना तो कुछ है, तो वो चीजें बैंक के बाहर हुई हैं, यानी यहाँ पर बैंक लायबल नहीं होगा। ठीक है, आपको कंपेंसेशन देने के लिए यहाँ पर बैंक कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो बैंक के बाहर हुआ है। अगर यही चीज बैंक के अंदर हुई होती, ठीक है, ओवर द काउंटर चीजें हुई होती कि आपको रसीद भी नहीं मिली, पैसे भी गायब कर दिए, तो बैंक आपको कंपेंसेट करता, बैंक आपको डैमेजेस देता।
लेकिन ये सारी चीजें बैंक के बाहर हुई हैं, कोर्स ऑफ अथॉरिटी के बाहर हुई हैं। इतनी दूर आ गए हो सुनते सुनते तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे बहुत सारे वीडियोस चैनल पर आने वाले हैं। कोई भी सजेशन है, कुछ भी आप बताना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं जरूर सुनूंगी। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए जरूर बता दो और शेयर जरूर कर देना प्लीज। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है हमारे पास वो है मास्टर और सर्वेंट का। अब एक चीज मैं शॉर्ट में तुम्हें यहाँ पे जल्दी जल्दी समझा देती हूँ। देखो, जो पार्टनर्स होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, वो भी जॉइंटली और सेवरेबली लायबल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें कि 5 पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो अगर एक पार्टनर ने कोई टॉर्ट कमिट किया तो जो बाकी 4 पार्टनर्स हैं वो भी लायबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो 6 पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, उसमें से जो 2 पार्टनर्स हैं वो अपने सर्वेंट को एक तरीके से पैसे देते हैं और बोलते हैं कि जो दूसरा पार्टनरशिप फर्म है वहां पर जाओ और उनके सीक्रेट्स लेकर आओ। ठीक है, उस फर्म में जाओ और उनके सीक्रेट्स लेकर आओ, ये अपने वो सर्वेंट को समझाते हैं। तो यहाँ पे जो 2 थे वही ऐसा कर रहे थे, बाकी के जो 4 पार्टनर्स थे वो तो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं थे, राइट। लेकिन जब वो सर्वेंट पकड़ा जाएगा और उसको सजा मिलेगी तो ये 6 के 6 पार्टनर्स भी जाएंगे। इन सबकी लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल मानी जाएगी, राइट, क्योंकि आप सब लोग साथ में काम करते हैं। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप फर्म वाला। अब बात करते हैं मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप की, जिसमें पहले आता है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम प्रिंसिपल एजेंट वाले में देख चुके हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के मालिक हैं जेठालाल जी, ठीक है, उनके 2 सर्वेंट्स काम करते हैं, नट्टू काका और बागा। ठीक है, तो जेठालाल जो है वो बागा को एक काम सौंपता है कि तुम 3 LCD मगन भाई के आज 2 बजे से पहले डिलीवर कर देना। ठीक है, बागा गाड़ी लेकर निकलता है जिसमें 3 LCDs रहती हैं, लेकिन उसी रास्ते में बीच में इनको मिल जाती है बागेश्वरी देवी, ठीक है, जो बागा की गर्लफ्रेंड है। तो बागेश्वरी देवी के साथ बागा कहीं और ही निकल जाते हैं। ठीक है, मगन भाई को डिलीवरी टाइम पर नहीं हो पाती और ये कहीं और ही निकल जाते हैं उसके साथ। तो जब ये बागेश्वरी देवी के साथ कहीं जा रहे होते हैं तो ये गाड़ी ठोक देते हैं, राइट, और जो 3 LCDs गाड़ी में पड़ी थी वो डैमेज हो जाती हैं। अब ये जो है भाई साहब, ये डैमेज एक तरीके से LCDs लेकर मगन भाई के पास पहुंचते हैं। मगन भाई जेठालाल को गुस्से में फोन करते हैं कि क्या बदतमीजी है, राइट, तुमने पैसा ले लिया, एडवांस ले लिया और ये हमको डैमेज्ड LCD पहुंचा रहे हो। जेठालाल का पारा हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझो, बागा ने जो कुछ भी किया वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कमिट किया, राइट। वो अभी भी जेठालाल के अंडर में काम कर रहा था और उसको जेठालाल ने काम दिया था कि LCD पहुंच जानी चाहिए, लेकिन ये किसी और रास्ते पर निकल गया जहां पर LCD डैमेज हुई और डैमेज्ड LCD पहुंची कस्टमर तक, राइट, मगन भाई तक डैमेज्ड LCD पहुंची। तो यहाँ पर लायबल कौन होगा? जाहिर सी बात है, साफ साफ समझ में आ रहा है बागा की गलती थी, उसे एक काम दिया कि वो नहीं कर पाया सही से, बट गलत। यहाँ पर जेठालाल भी लायबल ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि बागा जो कुछ भी कर रहा था वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कर रहा था। वो अभी भी नौकर था जेठालाल का और उसने काम दिया था जेठालाल ने कि ये चीज करनी है। ही वॉज वर्किंग अंडर जेठालाल, ही वॉज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दस यहां पर मास्टर और सर्वेंट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दोनों की लायबिलिटीज यहां पर आपको दिखेंगी। दस wrongful act of the servant will be deemed to be the wrongful act of the master। दस सर्वेंट जो कुछ भी गलत करता है अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, तो यही माना जाएगा कि वो चीज उसको मास्टर ने करने को कही थी। ये जो एक तरीके से रिलेशनशिप है किस मैक्सिम पर बेस्ड है? रेस्पोंडिएट सुपीरियर पर बेस्ड है। रेस्पोंडिएट सुपीरियर पर बेस्ड है, यानी कि लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, यानी अगर सर्वेंट कुछ गलत करता है, कोई टॉर्ट कमिट करता है, देन लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, प्रिंसिपल भी लायबल होगा उसके साथ, राइट। भले ही वो फिजिकली प्रेजेंट था, उसने नहीं किया, उसने नहीं बोला, फिर भी अगर सर्वेंट आपकी अथॉरिटी में कोई काम कर रहा है तो आप भी उसके साथ लायबल ठहराए जाओगे। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों करना? ये चीज़ गलत नहीं है, ऑब्वियसली गलत है, लेकिन एक और चीज़ है, जो प्रिंसिपल है वो ज़्यादा कमाता होगा ना अपने एजेंट से। जो मास्टर है वो अपने सर्वेंट से तो ज़्यादा कमाता होगा। अपने सर्वेंट के कंपैरिजन मास्टर की पोजीशन बेटर रहती है कि नहीं रहती है, राइट। अगर सर्वेंट कुछ गलत कर रहा है तो मास्टर इतनी तो पोजीशन में है कि एक तरीके से कंपेंसेशन दे सके सामने वाली पार्टी को। ऑब्वियसली जो 3 LCD बर्बाद हुई, ठीक है, बागा की वजह से,
क्या बागा की इतनी औकात थी कि उन 3 एलसीडी का पैसा दे सके वापस? नहीं, बागा की इतनी सैलरी नहीं है, पगार बढ़ाता कहाँ है जेठालाल, राइट? और जेठालाल की अगर कंडीशन देखें, इट्स मच बेटर, राइट? ही इज द मास्टर, तो उसके पास पैसा तो होगा ना, तो हम कह सकते हैं मास्टर इज इन द बेटर पोजीशन देन सर्वेंट। तो जो कंपेंसेशन देना होगा वो मास्टर को ही देना होगा। अगर सर्वेंट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ कांड करता है, कुछ गलत करता है, तो उसका जो कंपेंसेशन होगा वो मास्टर देगा। वाई? बिकॉज ही इज इन बेटर पोजीशन देन सर्वेंट, राइट? इस वजह से भी मास्टर को लायबल ठहराया जाता है। यहां पर एक छोटा सा मैंने आपको डिफरेंस बताया सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। सर्वेंट जो कुछ भी करता है अपने मास्टर के कहने पे करता है, राइट? उसकी अथॉरिटी में ही रहकर करता है। सर्वेंट एक तरीके से डिपेंड होता है मास्टर के ऊपर। जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंटली ही काम करने वाले हैं। अगेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस दोनों में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है? मास्टर और सर्वेंट का भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एग्जिस्ट करेगा, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एग्जिस्ट करेगा। एम्प्लॉय एक तरीके से सर्वेंट और मास्टर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लेकिन एम्प्लॉयर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वो लोग काम करते हैं। लेकिन जो मास्टर और सर्वेंट है वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के बेसिस पर काम करते हैं। अब जो मैं पॉइंट बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सर्वेंट कुछ गलत करेगा तो उसके एक्ट्स के लिए मास्टर लायबल होगा, ठीक है? अगर सर्वेंट कुछ करेगा तो उसके एक्ट्स के लिए मास्टर लायबल होगा। लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो किसके लिए लायबल होंगे? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के अंडर में जो उनके सर्वेंट्स काम कर रहे हैं वो उनके एक्ट के लिए लायबल ठहराए जाएंगे, राइट? वो उनके एक्ट के लिए लायबल ठहराए जाएंगे। यानी अगर एम्प्लॉयर ने कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को काम सौंपा है कि इस बिल्डिंग की लिफ्ट ठीक हो जानी चाहिए, ठीक है? एक बिल्डिंग है, उसकी लिफ्ट खराब है, तो एम्प्लॉयर ने कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया है कि भाई ये लिफ्ट सही कर देना, ये चीज़ खराब हो गई है, राइट? तो अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर कुछ गलती कर देते हैं तो उसके लिए आप एम्प्लॉयर को एक तरीके से लायबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, राइट? एंड ना कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ बैठा लो यहाँ पर, राइट? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स सिर्फ अपने सर्वेंट्स, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के अंडर में जो सर्वेंट्स काम कर रहे हैं उनके एक्ट के लिए लायबल ठहराए जाएंगे, ठीक है? अगर एम्प्लॉयर ने कोई काम दिया है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स से कुछ भूल हो जाती है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये लोग एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहे थे, राइट? इनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। नहीं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, राइट? दे हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एंड नॉट अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। आई जस्ट होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो लॉ पिप्स मेरी इंस्टा आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आकर मुझसे बात कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस मैं आपको समझाती हूँ, मॉर्गन वर्सेस इनकॉर्पोरेटेड सेंट्रल काउंसिल का, ठीक है? इस केस में क्या होता है, जो प्लेंटिफ है वो एक तरीके से डिफेंडेंट की प्रेमाइसेस में जाता है, एक लॉफुल विजिट रहती है, ट्रेसपास नहीं कमिट करता है, सिर्फ मिलने जाता है डिफेंडेंट से, ठीक है? तो जो डिफेंडेंट है अब उसके घर में मतलब किया उसकी प्रेमाइसेस में लिफ्ट का काम चल रहा था, तो लिफ्ट का जो होल होता है वो ओपन था, ठीक है? तो प्लेंटिफ जो है उस होल में गिर जाता है जाकर, ठीक है? तो ये जो डिफेंडेंट ने काम दिया था लिफ्ट का, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया था, तो प्लेंटिफ गिर गया, तो प्लेंटिफ जाहिर सी बात है उठाकर केस कर दिया इनके ऊपर, डिफेंडेंट के ऊपर, कि भाई इसने लिफ्ट का होल खुला क्यों छोड़ा था, मैं गिर गया उसमें, मुझे चोट आई है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो डिफेंडेंट ने काम सौंपा था लिफ्ट का, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को सौंपा था, राइट? ये जो काम था ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को सौंपा था। दस इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और डिफेंडेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप था, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता था। इस वजह से आप डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहरा सकते हो, राइट? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को जाके लायबल ठहराओ, लेकिन तुम डिफेंडेंट को नहीं कुछ भी बोल सकते हो, वो तुम्हें किसी भी तरीके का कंपनसेशन नहीं देने वाला है। हाँ, अगर यही चीज डिफेंडेंट के सर्वेंट्स ने की होती, यही काम डिफेंडेंट के सर्वेंट्स कर रहे होते, तब प्लेंटिफ को कंपनसेशन मिलता, क्योंकि यहां पर मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप आ जाता है, राइट? लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे थे।
दूसरा केस आप देख सकते हो, लगभग कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जहां पर एम्प्लॉयर को आप लायबल ठहरा सकते हो फॉर द एक्ट्स डन बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, राइट। मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस जहां पर कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं लेकिन उनके एक्ट के लिए आप एम्प्लॉयर को लायबल ठहरा सकते हो। वो कौन से सिचुएशंस हैं वो हम देखने वाले हैं। उसमें से एक सिचुएशन है जहां पर एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को कुछ गलत काम करने को कहता है, ठीक है। वो जानबूझ के ये बोलता है कि मेरा दोस्त आने वाला है कुछ दिन में, तो जो लिफ्ट का होल है वो ओपन ही छोड़ दो, उसको सही करो ही मत, तो जो मेरा दोस्त है वो गिरकर उसमें मर जाएगा। तो एक रॉन्गफुल एक्ट करवा रहा है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स से। तो यहां पर आप एम्प्लॉयर को लायबल ठहरा सकते हो फॉर द एक्ट्स डन बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स काम करेंगे उस रॉन्ग काम के लिए आप यहां पर एम्प्लॉयर को गलत ठहरा सकते हो, क्योंकि उसी ने ये सब करने को बोला था। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस में आप एक तरीके से एम्प्लॉयर को गलत ठहरा सकते हो। थर्ड है डेंजर्स कॉज्ड और नियर हाईवे। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। डिफेंडेंट का घर होता है हाईवे पर, ठीक है। उसने बेसिकली लैंप बनवाया है जो रोड पर ऐसे आ रहा है, ठीक है। जो लैंप है वो रोड पर ऐसे आ रहा है और जो प्लेंटिफ है वहीं से गुजर रहा था, तो जो लैंप है वो सीधे प्लेंटिफ के सर पर आकर गिरा। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा, और ये जो डिफेंडेंट ने काम करवाया था ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स से करवाया था, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर एक तरीके से एम्प्लॉयर की ड्यूटी थी कि जो लैंप है वो सही से लगा है या नहीं, सेफली है या नहीं, क्योंकि वो रोड पर गिर रहा है और रोड पर काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, राइट। और ये भले ही इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया था लेकिन एम्प्लॉयर को रीजनेबल केयर करनी थी वहाँ पर, ठीक है। उसकी ड्यूटी थी देखना कि सेफली काम हो रहा है या नहीं, इसीलिए उसको गलत ठहराया जा सकता है। सर्वेंट्स नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मास्टर, ये कुछ सब हेडिंग्स है जो अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पर समझते हैं हायर एंड फायर टेस्ट को। ये इतना ज़रूरी टेस्ट भी नहीं है बट समझना ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लो क्या है ये। अगर किसी पर्सन के पास अथॉरिटी के वो किसी को हायर कर सकता है, ठीक है, किसी सर्वेंट को हायर कर सकता है और उस सर्वेंट को निकाल भी सकता है यानी कि फायर कर सकता है, तो हम कह सकते हैं उन दो लोगों के बीच में मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। और अगर सर्वेंट कुछ गलत करेगा तो हम उस मास्टर को भी लायबल ठहरा सकते हैं। बस यही है हायर एंड फायर टेस्ट, लेकिन ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस KN कोठारी। अब इस केस में हायर एंड फायर टेस्ट अप्लाई हुआ था, कैसे समझते हैं। यहाँ पर RSRTC यानी राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने एक बस खरीदी, ठीक है। ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसने एक बस खरीदी और बस के लिए एक ड्राइवर को बुलाया, ठीक है, जो कि बस चलाएगा, और एक कंडक्टर को भी रखा जो पैसेंजर्स हैं उनकी टिकट काटेगा और मतलब कि जो फेयर चार्जेस हैं वो लेगा, और ड्राइवर पर भी एक तरीके से जो कंडक्टर है उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा। अब यहाँ पर हायरर कौन है, किसने हायर किया था उस ड्राइवर को? RSRTC ने हायर किया था, ऑब्वियसली उन्हीं की बस थी, उन्हीं ने हायर किया था इस ड्राइवर को, राइट। तो एक ड्राइवर जो है ये जाके आगे एक्सीडेंट कर देता है एक, तो अब ये जो सर्वेंट है ये जाके आगे एक एक्सीडेंट कर देता है, तो इसके लिए किसको लायबल ठहराया जाएगा? उसके मास्टर को। यहाँ पे मास्टर कौन है? RSRTC है, राइट। तो यहाँ पर हायर एंड फायर टेस्ट अप्लाई किया गया है, जिसने हायर किया सर्वेंट को वही उसका मास्टर होगा, राइट। और उस सर्वेंट के एक्ट के लिए हम उसी हायरर के पास जाएंगे यानी उसी मास्टर के पास जाएंगे कि ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपके सर्वेंट ने एक्सीडेंट कमिट किया है, आपको उसका कंपनसेशन देना होगा। तो इस केस में हायर एंड फायर टेस्ट अप्लाई हुआ था। हॉस्पिटल केसेस देख लेते हैं। मैं इतने ज़्यादा केसेस क्यों नहीं लिखवाती हूँ, कम क्यों केसेस लिखवाती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम आपको 3 से 4 केसेस लिखने होते हैं, 2 केसेस भी सफिशिएंट है, ठीक है। लॉन्ग आंसर के लिए भी बता रही हूँ, इतने ही केसेस सफिशिएंट है। इतने केसेस याद करना ज़रूरी नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स भी बनाकर लिख देना। मार्क्स उतने ही मिलने हैं, मार्क्स में आपको कम या ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं। एक भी केस नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, एक लैंडमार्क केस हो सकता है तो दे देना, नहीं तो अगर तुम्हें एग्जाम्पल्स पता है, कॉन्सेप्ट पता है, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हॉस्पिटल केसेस में पहला केस है कैसिडी वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। एक हॉस्पिटल में कुछ सर्जन्स काम करते, राइट। एक हॉस्पिटल था उसमें कुछ सर्जन्स काम करते थे और एक जने का ऑपरेशन होना था। तो ऑपरेशन के पहले जिस पर्सन का हाथ था वो यूजलेस हो गया, इन लोग ने कुछ ट्रीटमेंट गलत कर दिया जिस वजह से उसका हाथ जो है वो यूजलेस हो गया। ऑपरेशन के पहले भी कुछ चीज़ें की जाती हैं, उस दौरान ये चीज़ें हो गई,
तो उन हाउस सर्जन्स को, जो ये सर्जन्स ऑपरेशन करने वाले थे, ठीक है, ऑपरेशन जो लोग करने वाले थे, उनका एक तरीके से मास्टर कौन था? हॉस्पिटल, राइट? हॉस्पिटल ने उनको जॉब दी होगी उन सर्वेंट्स को। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वो ये कहकर बचना चाह रहा था कि जिस सर्जन को हमने रखा था वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और एक्सपर्ट था, उसको सब कुछ आता था, हमारा उसमें कुछ भी हाथ नहीं था, राइट? वो जो कर रहा था खुद से कर रहा था, हमारी उसमें कुछ भी से नहीं थी, या हम उसको कुछ भी नहीं बता रहे थे। तो ये तो बहुत स्टूपिड हो गया, राइट? चाहे कोई कितना भी प्रोफेशनल हो, चाहे बहुत ही अच्छा सर्वेंट हो, बट वो है तो सर्वेंट ना, है तो नौकर ना, उसके ऊपर एक मास्टर तो बैठा ही हुआ है। यही चीज कोर्ट ने भी कही कि आप अपनी नेग्लिजेंस से इसलिए नहीं बच सकते हो कि जो आपका सर्वेंट था वो बहुत स्मार्ट था, ही वॉज वेरी प्रोफेशनल। नहीं, आप उसके मास्टर थे उस वक्त, राइट? आपने ही उसको हायर किया है, दस आपको लायबल ठहराया जाएगा, आपकी और सर्वेंट की लायबिलिटी जॉइंट होगी। तो यहाँ पर हॉस्पिटल को भी लायबल ठहराया गया और उस सर्जन को भी लायबल ठहराया गया जो हॉस्पिटल में काम करता था। नेक्स्ट इज लेंडिंग अ सर्वेंट टू अनदर पर्सन। अब हम केस समझने वाले हैं मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड वर्सेस कोगिंस एंड ग्रिफिथ्स लिवरपूल लिमिटेड। प्लीज ध्यान से कान खोल के समझना, ठीक है? बहुत आसान सी चीज समझाने जा रही हूँ। हार्बर बोर्ड जो है, हार्बर बोर्ड का काम है कि उनके पास बहुत सारी क्रेन्स रहती हैं, ठीक है, और उन क्रेन्स को ऑपरेट करने के लिए उनके पास स्किल्ड ड्राइवर्स रहते हैं। देखो, काफ़ी सारे बड़े बड़े कार्गोज रहते हैं, वो इंसान नहीं उठा सकते, वो क्रेन्स ही उठा सकती हैं, ठीक है? तो हार्बर बोर्ड का भी यही काम है कि उनके पास बहुत सारी क्रेन्स रहती हैं, उन क्रेन्स को ऑपरेट करने के लिए उनके पास प्रोफेशनल और स्किल्ड ड्राइवर्स रहते हैं। जिसको भी ज़रूरत रहती है कार्गो इधर से उधर करने की, वो क्रेन्स उनसे हायर करवा लेता है कि भाई इतने देर का काम है, ये चीज़ हो जानी चाहिए, राइट? तो इसी तरीके से उनके पास एक कस्टमर पहुंचा जिनका नाम था स्टीव डोर्स। स्टीव डोर्स को बेसिकली अपना कुछ कार्गो उठवाना था, तो ये लोग क्रेन का एक तरीके से हायर करने पहुंचे हार्बर बोर्ड के पास। स्टीव डोर्स को कार्गो उठाकर शिप में रखवाना था, जिसके लिए क्रेन की ज़रूरत थी, तो ये हार्बर बोर्ड के पास पहुंचे। और एक तरीके से जब ये जो हार्बर बोर्ड की क्रेन है, जब ये एक तरीके से लोड कर रही थी स्टीव डोर का सामान शिप में, ठीक है, तो उस वक्त एक एक्स नाम का व्यक्ति इंजर हो जाता है, ठीक है? एक एक्स नाम का व्यक्ति इंजर हो जाता है, राइट? आप समझ रहे हो ना ध्यान से स्टोरी क्या चल रही है? हार्बर बोर्ड ने एक तरीके से क्रेन दी स्टीव डोर्स को कि तुम अपना सामान शिप पर लोड करवा लो। तो स्टीव डोर्स जब शिप पर लोड करवा रहे थे सामान, उन्होंने हायर किया था इस चीज को, ठेके पर लिया था क्रेन को। तो शिप जब वो लोड करवा रहे थे सामान शिप में, तो एक एक्स नाम का व्यक्ति इंजर हो जाता है। तो जो एक्स नाम का व्यक्ति इंजर हो जाता है, जिसको चोट पहुंच जाती है, वो पता है किस पर केस करता है? स्टीव डोर्स पर केस करता है। वो कहता है कि जो क्रेन के एक तरीके से मालिक थे उस वक्त स्टीव डोर्स थे, स्टीव डोर्स ने हायर किया था क्रेन को, ठीक है? वही लोग सामान लोड करवा रहे थे, इसीलिए मैंने स्टीव डोर्स पर केस किया। लेकिन अगर एक्चुअल पोजीशन देखी जाए, ध्यान से समझा जाए, तो यहां पर स्टीव डोर्स ने सिर्फ और सिर्फ हायर किया है हार्बर बोर्ड की क्रेन को। हार्बर बोर्ड की क्रेन को सिर्फ और सिर्फ हायर किया है। क्रेन एक्चुअल में कैसे ऑपरेट होती है, कैसे काम होता है क्रेन से, वो तो हार्बर बोर्ड ही जानता है ना। आखिर वो जो काम करने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, जो क्रेन को ऑपरेट करते हैं, क्रेन के जो ड्राइवर्स हैं, वो किसके हैं? वो एक्चुअल में किसके सर्वेंट्स हैं? हार्बर बोर्ड के सर्वेंट्स हैं। वो स्टीव डोर्स के थोड़ी सर्वेंट्स हैं। स्टीव डोर्स ने तो बस हायर किया है हार्बर बोर्ड से काम करवाने के लिए। एक्चुअल में वो जो सर्वेंट्स हैं, क्रेन के जो ड्राइवर्स हैं, वो हार्बर बोर्ड के हैं, राइट? तो यहां पर जो कंपेंसेशन देना होगा वो स्टीव डोर्स नहीं देंगे, क्योंकि स्टीव डोर्स ने सिर्फ और सिर्फ हायर किया था, वो एक्चुअल में इसके मालिक नहीं थे। बस यही ये केस कहना चाह रहा है। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार डिस्कस करने की उसको जरूरत नहीं है। इफेक्ट ऑफ एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, इसमें केस है लिम्पस वर्सेस लंदन जनरल ओमनीबस कंपनी, राइट? यहां पर जो एक तरीके से ओमनी बस का मालिक था, उसने अपने सर्वेंट को, जो कि ओमनी बस चलाने वाला था, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए थे एक्सप्रेसली, यानी लिख कर इंस्ट्रक्शंस दिए थे। इम्प्लाइडली का मतलब है कि इशारों से बोलकर, और एक्सप्रेसली का मतलब है लिख कर, ठीक है? तो एक्सप्रेसली इसको इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि भाई किसी ओमनी बस वाले से रेस नहीं लगानी है और कॉम्पिटिशन नहीं करना है। लेकिन फिर भी जो ड्राइवर था वो नहीं माना,
और उसने एक तरीके से बाकी ओमनी बसेस से कंपटीशन करने की कोशिश की, जल्दी आगे जाने की कोशिश की। एंड ही वॉज वर्किंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये काम कर रहा था और इसने एक एक्सीडेंट कमिट कर दिया। तो यहां पर ठीक है, ओनर ने एक्सप्रेसली प्रोहिबिट किया था, सर्वेंट को मना किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी उसने वो काम किया। तो यहां पर भी आप एक तरीके से मालिक को ही लायबल ठहरा होगे, दोनों की ही लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होगी। भले ही आपने एक्सप्रेसली मना किया था, फिर भी आपको लायबल ठहराया जाएगा। इंडिया की पोजीशन जानने के लिए प्रेमवती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस देख सकते हो। बेसिकली इस केस में ड्राइवर को वर्कशॉप्स जीप उठानी थी और गैराज लेकर जानी थी, लेकिन वो गैराज जीप को नहीं लेकर गया और एक तरीके से जीप को कहीं और ही ले गया। कुछ थर्ड पार्टीज को उसने अपने साथ बैठा लिया और एक जॉय राइड पर निकल गए। गैराज जाना था लेकिन चले कहीं और गए। अब ये जीप इस तरीके से चला रहा था कि जो थर्ड पार्टीज बैठी हुई थी उसमें, ठीक है, जीप में जो जॉय राइड के लिए जा रही थी, उनको लग गई चोट और उसमें से 2 की मौत हो गई वहीं पर, ठीक है। एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों की मौत हो गई। तो यहाँ पर कहा गया कि क्या गवर्नमेंट लायबल होगी इस एक्ट के लिए? तो यहाँ पर गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के क्या ऑर्डर्स थे कि जीप उठानी है वर्कशॉप से और गैराज लेकर जानी है। तो ये गैराज तो गया ही नहीं, ये तो कहीं और ही निकल गया। तो ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर का काम है, राइट। ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तो काम आएगा नहीं, क्योंकि तुम कहीं और ही जा रहे हो। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कंपनसेशन नहीं देगी, मास्टर यहाँ पर लायबल नहीं होगा। और देखो, सुनने में तुम्हें लग रहा होगा कि यार क्या चीजें हैं, हर पोजीशन तो अलग अलग है, कोई एक पोजीशन सही से है ही नहीं। कभी कोर्ट कुछ कह रहा है, कभी कोर्ट कुछ कह रहा है। तो हाँ, एक पोजीशन तुम्हें लॉ ऑफ टॉर्ट्स में देखने को नहीं मिलेगी, अलग अलग पोजीशंस ही, हर कोर्ट का अपना अपना व्यू है। अब हम वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लैंड में क्या पोजीशन है? बेसिकली क्राउन कैन नॉट बी स्यूड, ठीक है। अगर क्राउन ने कुछ काम करने को कहा है अपने सर्वेंट्स को, ठीक है, और वो काम वो लोग सही से नहीं करते हैं, तो क्राउन पर केस नहीं कर सकते हो, ना ही सर्वेंट्स पर केस कर सकते हो। क्राउन ने मान लो कुछ काम कहा सर्वेंट्स को और उस काम के दौरान उन्होंने कोई टॉर्ट कमिट कर दिया, तो अपना क्राउन को बोल सकते हो, ना सर्वेंट्स को बोल सकते हो, राइट। कोई भी कंपनसेशन आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये चीज अब बदल चुकी है। क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947 जब से आया, तब से ये पोजीशन बदल गई। अब अगर क्राउन ने कोई काम कहा है अपने सर्वेंट्स को और उस काम के दौरान, मतलब इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो सर्वेंट्स कोई टॉर्ट कमिट कर देते हैं, तो आप क्राउन को लायबल ठहरा सकते हो। पोजीशन इन इंडिया, आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बस इतनी सी बात करता है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है या कोई भी स्टेट है इंडिया का, वो ज्यूरिस्टिक पर्सन होते हैं, ठीक है। आप उनके अगेंस्ट केस कर सकते हो, जैसे कि केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका और यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये ज्यूरिस्टिक पर्सन है, राइट। इनके नाम पे भी केस हो सकता है और ये लोग आप पर भी केस कर सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मुस्कान मंध्यान, राइट, ऐसे करके केसेस हो सकते हैं। क्रिमिनल केसेस में आपने देखा होगा यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट ऑफ इंडिया रहता है। क्यों? क्योंकि क्राइम इज अगेंस्ट द होल सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम होता है, इसलिए स्टेट का नाम वहां पर यूज किया जाता है। सिविल केसेस पार्टीज के अगेंस्ट होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट होते हैं, तो सिविल केसेस में नाम यूज किए जाते हैं। मुस्कान मंध्यान वर्सेस शांभवी पांडे वर्सेस मुस्कान मंध्यान, एटसेट्रा। पेनिनसुला एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। नाम सुन के डरो मत, बहुत आसान केस है, अभी समझ लेंगे हम। मैं हूं यार, तो डरना नहीं किसी चीज से, कभी भी किसी चीज से नहीं डरना है, चाहे जितना लंबा केस हो, आराम से उसे सॉल्व करेंगे हम। प्लेंटिफ का जो सर्वेंट था वो अपना घोड़ा लेके, ठीक है, जो कैरेज रहता है घोड़े पर, वो लेकर पूरा अपना किडरपोर डॉकयार्ड जो है कैलकाटा, उससे गुजर रहा था, ठीक है। जो किडरपोर डॉकयार्ड है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। वहीं पर जो डिफेंडेंट्स के सर्वेंट थे वो आयरन का एक हैवी पीस उठाकर जा रहे थे, ठीक है। एक स्टीमर को कुछ सही करना था, स्टीमर में कुछ काम करना था, जिस वजह से आयरन का एक हैवी पीस जो है डिफेंडेंट्स के सर्वेंट उठाकर जा रहे थे। अब वो हैवी पीस गिर गया आयरन का, जिस वजह से जो हॉर्स है वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो गया और एक तरीके से उछल कूद करने लगा। जो घोड़ा है वो आयरन की तरफ भागा और खुद को इंजर कर लिया, उसको चोट आ गई घोड़े को। यहाँ पर जो डिफेंडेंट है जो ये काम करवा रही थी वो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया। तो वही प्लेंटिफ ने एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर केस किया कि भाई आपके डिफेंडेंट्स की नेग्लिजेंस की वजह से मेरे घोड़े को चोट आ गई, उसका कंपेंसेशन दो। उस वक्त यहाँ पर एक तरीके से शासन किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ देखा कि भाई किसकी लायबिलिटी होगी।
तो इस केस से एक तरीके से सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन जो फंक्शंस है ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके बीच में डिस्टिंक्शन क्रिएट हुआ। ठीक है, सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शंस के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया गया इस केस से। सॉवरेन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही करवा सकती है। ठीक है, जैसे आर्म्स की सप्लाई करवाना, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही करवा सकती है, तो ये गवर्नमेंट का सॉवरेन फंक्शन हो गया। नॉन सॉवरेन फंक्शंस वो फंक्शंस है जो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी करवा सकता है। राइट, स्टीमर को रिपेयर करवाना यार कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी ये काम करवा सकता है, तो ये नॉन सॉवरेन फंक्शन हो गया। राइट, तो इस केस में क्या था, जो काम था वो नॉन सॉवरेन फंक्शन था। राइट, जो काम करवा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो नॉन सॉवरेन फंक्शन था, उसको कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी करवा सकता था। इसीलिए नॉन सॉवरेन फंक्शंस के लिए गवर्नमेंट को लायबल ठहराया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो नॉन सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म करवा रही है अपने सर्वेंट से और उसके दौरान कोई टॉर्ट कमिट कर देता है सर्वेंट, तो गवर्नमेंट लायबल होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म करवा रही है सर्वेंट से और उसके दौरान सर्वेंट कोई टॉर्ट कमिट कर देता है, तो गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टीमर रिपेयर करवाना एक नॉन सॉवरेन फंक्शन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी करवा रही थी अपने सर्वेंट से, इसलिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी लायबल होगी। राइट, और उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा घोड़े के मालिक को। फिर आता है केस कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको आसानी से हम समझेंगे। एक ज्वेलर रहता है अमृतसर का, वो बेसिकली मेरठ जा रहा होता है कि उसको वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर बेचना था। ठीक है, लेकिन मेरठ पहुँचते ही उसको 3 पुलिस कांस्टेबल्स पकड़ कर ले जाते हैं इस शक पर कि जो उस ज्वेलर के पास ज्वेलरी है वो चोरी की है। राइट, और उस ज्वेलर को वो लोग पकड़ कर ले जाते हैं और उसकी जो ज्वेलरी रहती है उसको कन्फिस्टिकेट कर लेते हैं, धर लेते हैं अपने पास। सारी चीज़ें पुलिस की कस्टडी में रहती हैं और उस आदमी को जेल में बंद कर दिया जाता है। दूसरे दिन ज्वेलर को छोड़ दिया जाता है पुलिस से, उसको बेल मिल जाती है। राइट, और लेकिन उसको सिर्फ सिल्वर रिटर्न किया जाता है। बेल अगर आप दे रहे हो तो उसका पूरा सामान भी तो दोगे ना, लेकिन सिर्फ उसको सिल्वर देते हैं, गोल्ड नहीं देते हैं। गोल्ड जो है वो पुलिस मालखाना में पड़ा रहता है, कस्टडी में रहता है गोल्ड पुलिस की। जो हेड कांस्टेबल था उसने गोल्ड को एक तरीके से मिसअप्रोप्रिएट कर दिया, कहीं और ही उठा कर ले गया। राइट, इसने स्टेट ऑफ यूपी पर केस किया कि भाई पुलिस ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो इस केस में 2 चीज़ें हेल्ड की गई। पहली ये कि जो पुलिस है वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। ठीक है, पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी कर रही थी और वो एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, यानी स्टेट ने, गवर्नमेंट ने वो ड्यूटी उनको सौंपी है करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ें पुलिस मालखाने में रखना, ये एक सॉवरेन फंक्शन है। राइट, ये एक सॉवरेन फंक्शन है जो गवर्नमेंट पुलिस ऑफिशियल से करवाती है। ठीक है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ये काम नहीं कर सकता। दिस इज नॉट अ नॉन सॉवरेन फंक्शन। पुलिस मालखाने में चीज़ों को रखना, पुलिस कस्टडी में चीज़ों को रखना, ये एक सॉवरेन फंक्शन है। दस सॉवरेन फंक्शन के लिए गवर्नमेंट को लायबल नहीं ठहराया जा सकता है, इसीलिए कस्तूरी लाल को कुछ भी नहीं मिला। राइट, नो कंपनसेशन। ठीक है, इतना ही सा केस था। एक्ट्स डन इन एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर्स, यानी ऐसे काम जो अपने सॉवरेन पावर्स की थ्रू गवर्नमेंट करवाती है और जिसके लिए उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हरबंस सिंह में क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था, मिलिट्री का एक ट्रक, ठीक है, जो मिलिट्री के जवान्स है उनके लिए खाना लेकर जा रहा था। तो मिलिट्री के ट्रक को जाहिर सी बात है मिलिट्री का ड्राइवर ही ड्राइव कर रहा था और वो खाना लेकर जा रहा था मिलिट्री के जवान्स तक। अब जब इस दौरान क्या कहते हैं, एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक आदमी की मौत हो जाती है। उस आदमी की फैमिली वाले कंपनसेशन चाहते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन मिलिट्री के जवान्स तक खाना पहुंचाना एक गवर्नमेंट का एक सॉवरेन फंक्शन है, इसको कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर लायबल नहीं होगी। नेक्स्ट इज एक्ट्स डन इन एक्सरसाइज ऑफ नॉन सॉवरेन पावर्स, जहाँ पर हम गवर्नमेंट को लायबल ठहरा सकते हैं। हम देखेंगे इसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुरगाबाई का केस। ठीक है, सुगराबाई कह रही हूँ, सुगराबाई। राइट, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक तरीके से मिलिट्री स्कूल में इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनको मिलिट्री स्कूल तक पहुँचाना, ठीक है, ये काम है गवर्नमेंट का, लेकिन इस काम को कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता है। ठीक है, कि मिलिट्री स्कूल तक जो भी इक्विपमेंट्स पहुँचाने हैं वो पहुँचा दो। तो यहाँ पर इस दौरान अगर ड्राइवर से कोई गलती हो जाती है, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेकर जा रहा है उससे रास्ते में कोई गलती हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो गवर्नमेंट को हम लायबल ठहरा सकते हैं, ऐसा कहना है कोर्ट का। कस्तूरी लाल बाईपास्ड, जो कस्तूरी लाल का केस हमने डिस्कस किया
उसको अब बाईपास कर दिया गया है। किसी चीज़ को बाईपास करने का क्या मतलब है कि वो चीज़ एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करती है, वो केस एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस अभी भी है, बट अब हम उसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं करते। सिर्फ पढ़ने के लिए उसकी इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिकली अब जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो घटती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अब उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। सॉवरेन इम्यूनिटी इज सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो सॉवरेन पावर्स है गवर्नमेंट के लिए, जिनके लिए उनको लायबल नहीं ठहराया जा सकता, जो हमने पहले पढ़ा, तो वो चीज़ें अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएंगी तो गवर्नमेंट को लायबल ठहराया जा सकता है। इसमें हमारे पास केस है पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में बेसिकली 600 से 700 फार्मर्स और कुछ लैंडलेस पर्सन्स या पुअर पेजेंट्स कलेक्ट हुए थे एक मीटिंग के लिए, एक पीसफुल मीटिंग के लिए, ठीक है, आराम से शांति से मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिस वजह से पुलिस को कोई एक्शन लेना पड़े, राइट। लेकिन पुलिस के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उन्होंने फायर स्टार्ट कर दिया इन लोगों के ऊपर, ठीक है, अपने कांस्टेबल से बोला कि इनके ऊपर फायर करो, जिस वजह से 21 लोगों की मौत हो गई, ठीक है, उसी वक्त मौत हो गई, कुछ बच्चे भी इंजर हो गए और कुछ बच्चों की भी डेथ हो गई। PUDR ने आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से पिटीशन डाला कि इनके लिए कुछ किया जाए, कंपेंसेशन दिया जाए जो लोगों की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपेंसेशन गवर्नमेंट को यहाँ पर देना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ पर गलती है और ये उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट गया है। अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो गवर्नमेंट वहाँ किसी भी चीज़ का सहारा नहीं ले सकती है। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 अवेलेबल टू फॉरेन नेशनल्स ऑल्सो। चेयरमैन नेशनल बोर्ड वर्सेस चंद्रमा दास, सॉरी इट्स रेलवे बोर्ड। बेसिकली यहाँ पर रेलवे स्टाफ जो है वो एक बांग्लादेशी वुमेन का गैंग रेप कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो बोलता है कि जो स्टेट है, ठीक है, वो अपने सिटीजन्स को ही तो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन जो टूरिस्ट है यानी जो बाहर के देश के सिटीजन्स हमारे यहाँ घूमने आ रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना होगा अंडर आर्टिकल 21 में। यानी कि राइट टू लाइफ सबको मिला है, वेदर नेशनल्स या फॉरेन नेशनल्स, सभी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा स्टेट को। इंडिया में जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन इन सारी चीज़ों को लेके, राइट, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो एक तरीके से प्रिंसिपल है वो किस केस से आया, रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस से आया। बेसिकली ये जो रूल है ये कहता है कि जो भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन जो अपनी प्रेमाइसेस में कोई हजार्डस या डेंजरस सब्सटेंस रखता है, अगर वो सब्सटेंस उसकी प्रेमाइसेस से बाहर चला जाता है, ठीक है, एस्केप कर जाता है उसकी प्रेमाइसेस से और कोई डैमेज कर देता है, तो उसके लिए वो उस पर्सन को लायबल ठहराया जाएगा जिसकी प्रेमाइसेस में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल मेरा काम है आइसक्रीम बनाना, ठीक है, मेरी अपनी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मैं आइसक्रीम बनाती हूँ। आइसक्रीम बनाने के लिए कूलिंग एजेंट्स का यूज़ होता है, एक पर्टिकुलर गैस का यूज़ होता है मान लेते हैं, ठीक है, वो गैस बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो अब वो मेरी प्रेमाइसेस में एक हजार्डस या डेंजरस सब्सटेंस पड़ा हुआ है, राइट, मेरी प्रेमाइसेस में हजार्डस या डेंजरस सब्सटेंस पड़ा हुआ है जो कि एस्केप कर जाता है मेरी प्रेमाइसेस को। वो गैस जो है वो लीक हो जाती है और वो बाहर जाके जितने भी लोग खड़े हैं या जितने भी लोग काम कर रहे हैं रोड पर उनको एक तरीके से बेहोश कर देती है, इतनी डेंजरस गैस है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होगा और मुझे पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्रेमाइसेस से एक डेंजरस चीज़ लीक हो गई, एस्केप कर गई और उसने डैमेज कॉज किया। फीचर्स क्या क्या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के? डेंजरस सब्सटेंस होना चाहिए, कुछ हजार्डस सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए, नॉन नेचुरल यूज़ होना चाहिए लैंड का, ठीक है। जो मैं चीज़ कर रही थी आइसक्रीम बनाना या फैक्ट्री लगाना, उसमें गैस इतनी डेंजरस रखना, एक तरीके से नेचुरल यूज़ तो नहीं है लैंड का, एक नॉन नेचुरल यूज़ है। और उस डेंजरस चीज़ का एस्केप होना, ठीक है, ज़रूरी है, और डैमेज कॉज करना भी ज़रूरी है। चार चीज़ें यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? पहला है प्लेंटिव्स फॉल्ट। प्लेंटिव्स फॉल्ट को हम देख चुके हैं, जहाँ पर प्लेंटिव की खुद ही गलती है, वहाँ डिफेंडेंट को आप लायबल नहीं ठहरा सकते। एक्ट ऑफ गॉड भी आप समझ सकते हो, ठीक है, हम पढ़ ही चुके हैं। हम आते हैं एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी पर। भाई अगर किसी थर्ड पार्टी ने कुछ कर दिया आकर, ठीक है, जिसको कि डिफेंडेंट कंट्रोल नहीं कर सकता है, ना ही डिफेंडेंट उस पर्सन को जानता है, तो डिफेंडेंट को आप लायबल नहीं ठहरा सकते हो, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी ने मेरी फैक्ट्री में घुसकर अगर आग लगा दी,
जिसकी वजह से गैस लीक हो गई, बाकी सारे लोग मारे गए, मैं उस थर्ड पार्टी को जानती तक नहीं हूँ, मेरा कोई दूर दूर तक उससे रिश्ता नहीं है, तो उसके लिए मैं लायबल नहीं ठहराई जाऊंगी। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव वही वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ये तो तुम भी जानते हो। रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस को समझने के लिए एक चार्ट दे दिया था, आप आसानी से इस केस को समझ सकते हो। रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में सिर्फ इतना सा हुआ था कि जो एक तरीके से डिफेंडेंट है उसने रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करवाया था अपने लैंड पर, जो कि नॉन नेचुरल यूज़ है लैंड का। कुछ उस रिजर्वायर के नीचे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स से बाय द वे यहाँ पे काम कराया गया था, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने सही से देखा नहीं, जो रिजर्वायर है उसके नीचे, उस रिजर्वायर के नीचे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने नोटिस नहीं किया कुछ शैफ्ट्स थे जिनसे कि पानी होकर दूसरे के लैंड पर जा सकता है, ठीक है। उन शैफ्ट्स को नोटिस नहीं किया और ब्लॉक भी करना भूल गए। अब डिफेंडेंट के लैंड से जुड़ा हुआ प्लेंटिफ का लैंड था जहाँ पर उसकी कोल माइन थी, ठीक है। तो अब जैसे ही रिजर्वायर में पानी भरा डिफेंडेंट ने, वो ब्लास्ट हुए शैफ्ट्स और सारा का सारा पानी जो है वो प्लेंटिफ के कोल माइन में चला गया। अब यहाँ पे डिफेंडेंट की तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, वो तो नेग्लिजेंट नहीं था, वो तो अपना ही काम कर रहा था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की गलती थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर डिफेंडेंट को लायबल ठहराया गया और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई हुआ। एब्सोल्यूट लायबिलिटी को आप समझेंगे। इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे ये प्रिंसिपल आया है हमारे यहाँ, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से ये प्रिंसिपल हमें मिला है। इस केस में बेसिकली ओलियम गैस लीक हो जाती है और काफ़ी सारे लॉयर्स को हार्म पहुंचता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी को अगर आपको समझना है तो एकदम आसान भाषा में आपको बताती हूँ। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है, ठीक है, उसी का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से एक्सेप्शंस हटा दो। जो भी एक्सेप्शंस हमने पढ़े, एक्ट ऑफ गॉड, प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर, ठीक है, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव, ये सारे एक्सेप्शंस हटा दो उसमें से। बस वही है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जहाँ पे कोई भी एक्सेप्शंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तुमने कुछ भी किया हो भाई साहब, फिर भी लायबल ठहराए जाओगे। अब उसके कुछ बेस्ट केसेस हैं, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओलियम गैस लीक्ड केस, ये तुम पढ़ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसान है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का पहला केस तो यही है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। MC मेहता के नाम से बहुत सारे केसेस हैं, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए इनकी डेट तुम्हें, तुम्हें याद रखना होगा। अब इस केस में 1987 वाले में ओलियम गैस लीक हो जाती है और 30,000 कोर्ट में काफ़ी सारे लॉयर्स की डेथ भी हो जाती है, कुछ को काफ़ी ज़्यादा इंजरी भी पहुंचती है। आर्टिकल 32 के अंडर में पिटीशन डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे, और ये चीज़ पहली बार नहीं थी, ये चीज़ पहले भी हो चुकी थी वहाँ पर। दस इसी केस से जन्म हुआ एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में मास डैमेज होता है, आपको कोई एक्सेप्शन यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, कोई डिफेंस आप नहीं ले सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भोपाल गैस ट्रेजेडी केस। भोपाल गैस ट्रेजेडी की कहानी तुम्हें भी पता है, मुझे बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है तुम आसानी से यहाँ से इस टेबल से समझ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट टॉर्ट फीजर्स। जॉइंट टॉर्ट फीजर्स का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा मतलब है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है, सेम प्लेंटिफ के अगेंस्ट कोई टॉर्ट कमिट करते हैं तो उन्हें कहेंगे हम जॉइंट टॉर्ट फीजर्स, राइट। यहां पर मैंने हिंदी में भी लिखा है, जब दो या दो से अधिक लोग साथ में मिलकर एक ही इंसान के अगेंस्ट, सेम पर्सन के अगेंस्ट कांड करते हैं तो उनको कहेंगे जॉइंट टॉर्ट फीजर्स। फॉर एग्जाम्पल जैन वीरू, राइट, ये चोरियां साथ में करते थे, यानी सेम प्लेंटिफ होता था और ये दोनों डिफेंडेंट होते थे, राइट, तो दे आर जॉइंट टॉर्ट फीजर्स। जियान और सुनियो, राइट, वो साथ में ही कांड करते थे नोबिता के अगेंस्ट या किसी के भी अगेंस्ट साथ में करते थे जो करते थे, दे आर जॉइंट टॉर्ट फीजर्स। आप और आपका दोस्त, आप दोनों ही जॉइंट टॉर्ट फीजर्स कहलाएंगे। इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स क्या होते हैं वो समझते हैं, राइट। जब दो या दो से अधिक लोग, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग इंडिपेंडेंटली कोई टॉर्ट कमिट करे लेकिन उसका जो रिजल्ट हो वो एक सिंगल डैमेज हो तो उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक मोटरिस्ट है, एक तेज से गाड़ी इस तरफ से आ रही है लेफ्ट से, एक तेज से गाड़ी आ रही है राइट तरफ से, ठीक है, एक लेफ्ट से आ रही है एक राइट से आ रही है, बीच में एक इंसान जा रहा है।
अब ये दोनों इतनी तेज रहते हैं कि जो बीच में इंसान जा रहा होता है पैदल, जो क्रॉस कर रहा होता है रोड, उसको कुचल देते हैं, दोनों मिलकर कुचल देते हैं। तो अब जो लेफ्ट वाला मोटरिस्ट था, जो लेफ्ट वाला गाड़ी चला रहा था, वो तो इंडिपेंडेंटली जा रहा था, अपना तेज से जा रहा था। जो राइट वाला आ रहा था वो अपने तेज से आ रहा था। ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जो इन दोनों ने किया उसका रिजल्ट एक था, वो पेडेस्ट्रियन। जो डैमेज इन्होंने पहुंचाया वो एक सिंगल इंसान को पहुंचाया, जो कि था पेडेस्ट्रियन, जो कि बीच से रोड क्रॉस कर रहा था, राइट। तो ये दोनों काम तो इंडिपेंडेंटली कर रहे थे, टॉर्ट तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली कमिट किया, लेकिन उसका जो रिजल्ट था, उसके जो रेपरकशंस थे, वो सिंगल डैमेज के रूप में हमें देखने को मिले, इसलिए इन्हें इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स कहेंगे। और वहीं अगर दो जने कार में होते, ठीक है, दो जने कार में होकर बीच वाले को ठोक देते, तब हम कहते हैं ये जॉइंट टॉर्टफीजर्स है, राइट। मान लो एक कार तेज से जा रही है, ठीक है, मैं हूं और उसमें मेरी दोस्त है, मैं बहुत तेज से कार चला रही हूं, मेरी दोस्त बोली मुस्कान थोड़ा धीरे करो, आई नो हाईवे है, फिर भी तुम धीरे करके चलाओ थोड़ा, राइट। किसी को चोट लग सकती है, मैं नहीं सुनती हूं, वी आर इन द पार्टी मूड, और मैं तेज से भगाती हूं और मैं एक जने को आगे जाके एक्सीडेंट कर देती हूं। तब भी उसने मुझे रोका, फिर भी वो मेरे साथ जॉइंट टॉर्टफीजर कहलाएगी, ठीक है, तब भी वो मेरे साथ जॉइंट टॉर्टफीजर कहलाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। दो चोर होते हैं, ठीक है, डी और ई ले लो। वो बी के घर में घुसते हैं तो गैस सिलेंडर चुराने के लिए। अब ई जो है उसको खुराफात सूझती है और वो एक माचिस की तीली जलाता है, धर से एकदम गैस सिलेंडर में आग पकड़ती है और ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बी की जो प्रेमाइसेस है उसको बहुत भारी नुकसान होता है, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे कि ई ने खुराफात की, ठीक है, डी ने कुछ नहीं किया, दोनों आए चोरी करने के लिए थे, लेकिन माचिस की तीली जलाने का काम ई ने किया, ठीक है। फिर भी दोनों डी और ई दोनों को ही आप जॉइंट टॉर्टफीजर कहोगे। पर्सन्स हु हैव सर्टेन रिलेशनशिप, जैसे कि हमने वाइकेरियस लायबिलिटी में पढ़ा, प्रिंसिपल, एजेंट, मास्टर, सर्वेंट, पार्टनर्स, राइट, जिनके भी बीच में एक रिलेशनशिप है वो जॉइंट टॉर्टफीजर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो सर्वेंट है उसने कोई कांड कर दिया, ठीक है, उसने कुछ गलत कर दिया, तो उसके मास्टर को भी आप लायबल ठहराओगे, क्योंकि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी रहती है जॉइंट टॉर्टफीजर्स की, और वो दोनों जॉइंट टॉर्टफीजर्स ही कहलाने वाले हैं। कॉम्पोजिट टॉर्टफीजर्स कौन होते हैं ये समझते हैं। जॉइंट और इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इंग्लैंड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इंडिया में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। इंडिया में क्या है, अगर दो या दो से अधिक लोगों ने साथ में कोई कॉमन डैमेज किया है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोगों ने अगर साथ में सेम डैमेज पहुंचाया है किसी को, तो उनको, चाहे वो जॉइंटली हो चाहे वो इंडिपेंडेंटली हो, हम उनको कॉम्पोजिट टॉर्टफीजर्स कहते हैं, राइट। इंडिया में जॉइंट या इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर नहीं होता है, इंडिया में कॉम्पोजिट टॉर्टफीजर होता है। कंडीशन यही है कि दोनों ने साथ में कोई डैमेज किया हो, भले ही वो डैमेज आप इंडिपेंडेंटली पहुंचाओ या जॉइंटली पहुंचाओ, आपको कॉम्पोजिट टॉर्टफीजर कहा जाएगा। बट एक्चुअल में हमें डिफरेंस समझना जरूरी है जॉइंट और इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स में। जॉइंट टॉर्टफीजर्स क्या होते हैं, सिंगल कॉज ऑफ एक्शन वहां पे रिक्वायर्ड होता है, एक जने ने कुछ किया तो उसके साथ वाला भी फंसेगा, राइट, जॉइंट टॉर्टफीजर्स। इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स में मेनी कॉज ऑफ एक्शन हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग लोग हैं, राइट। जॉइंट टॉर्टफीजर्स के केस में अगर एक को रिलीज कर दिया गया, एक टॉर्टफीजर को रिलीज किया, तो बाकी सारे भी रिलीज हो जाएंगे। वहीं पे इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर में कंडीशन थोड़ी अलग है, पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है। जॉइंट टॉर्टफीजर्स में जाहिर सी बात है लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल रहती है। आपके पास यानी कि प्लेंटिफ के पास चॉइस रहती है, या तो वो एक पर केस करे या कुछ पर केस करे या सब पर केस कर दे, ठीक है। टॉर्टफीजर्स के भी भाई कुछ राइट्स हैं, देखते हैं क्या है। कॉन्ट्रीब्यूशन बिटवीन जॉइंट टॉर्टफीजर्स। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको चीज को समझने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी, ठीक है, इन दोनों ने साथ में मिलके एक्स के अगेंस्ट एक टॉर्ट कमिट किया। ए और बी ने साथ में मिलके एक्स के अगेंस्ट एक टॉर्ट कमिट किया, ठीक है। उसके लिए एक्स ने जो है केस किया ए पर, मैंने बताया ना एक्स या तो ए और बी पर कर सकता है या तो सिर्फ ए पर करे, राइट, उसके ऊपर है। एक्स ने केस किया ए पर, ए को देने पड़े 1000 रुपए, 1000 रुपीज, ठीक है। तो अब ए ने तो भाई पूरा पूरा दे दिया, बी ने तो यहां पर कुछ नहीं दिया, तो बाद में जो ए है वो बी पर केस कर सकता है कि भाई ला मेरे 500 रुपए, तू भी तो था ना मेरे साथ वहां कांड में, तो मैंने तो 1000 रुपए दे दिए, अब तुझे भी देने पड़ेंगे 500 रुपए, राइट। तो एक टॉर्टफीजर दूसरे पर केस कर सकता है अपने कंपेंसेशन लेने के लिए।
बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है हमें इंडेमनिटी का, बहुत थोड़ा। इंडेमनिटी को एक बहुत आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखो, जियान, नोबिता और सुनियो, इन तीनों को तुम जानते ही हो, बहुत खतरनाक लोग हैं, ठीक है। जियान और सुनियो और नोबिता, ठीक है, ये तीनों अपने सर के स्टाफ रूम में जाते हैं, राइट, और सर का जो बैग है उससे उनका लंच बॉक्स चुरा लेते हैं, ठीक है। सर के बैग से लंच बॉक्स चुरा लेते हैं। नोबिता इस चीज में इन्वॉल्व नहीं था, वो बस उन लोगों के साथ था। किया जो वो जियान और सुनियो ने किया, जियान ही बुक्खड़ है बहुत ज्यादा, ठीक है, इन दोनों ने किया, नोबिता वॉज नॉट इन्वॉल्व, वो बस खड़ा हुआ था। बट सर ने किसको पकड़ा? नोबिता को, ठीक है, नोबिता को सर ने पकड़ लिया और भाई नोबिता को मिली कड़ी पनिशमेंट, ठीक है, नोबिता को मिली कड़ी पनिशमेंट। नोबिता को देने पड़े 1000 रुपए सर को, ठीक है, नोबिता को देने पड़े 1000 रुपए सर को। तो अब बाद में तो यहाँ पे नोबिता ने कुछ नहीं किया था, जो भी किया था जियान और सुनियो ने किया था, बट फिर भी ये तीनों जॉइंट टॉर्ट फीजर्स कहलाएंगे। तो बाद में जो नोबिता है वो जियान और सुनियो से क्लेम कर सकता है 500 रुपए, बिकॉज ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दिस रॉन्गफुल एक्ट, राइट। तो वो लोग इसको इंडेमनीफाई करेंगे। क्या करेंगे? इंडेमनीफाई करेंगे। जो लॉस उसे हुआ है इन दो लोगों की वजह से, वो लोग इसे उसका पैसा वापस देंगे कि जो लॉस तुमने हमारी वजह से उठाया है उसका ये पैसा है, राइट। दे विल इंडेमनीफाई हिम, राइट। बस इतना ही है इंडेमनिटी, और कुछ भी नहीं है। टॉर्ट अगेंस्ट पर्सन, पहला है बैटरी। लेकिन उसके पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, शेयर भी कर दिया होगा, प्लीज कर देना अगर नहीं किया है तो, बहुत मेहनत कर रही हूँ यार आपके लिए। अब बैटरी जो टर्म है ये इंग्लैंड में यूज होता है, हमारे यहाँ क्रिमिनल फोर्स यूज होता है, और इसको आईपीसी के सेक्शन 350 में डिफाइन किया गया है। किसी पर्सन पर, ठीक है, किसी पर्सन पर फोर्स यूज करना, इंटेंशनल फोर्स यूज करना, जानबूझकर फोर्स यूज करना बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के। जैसे कि जियान की आदत नहीं थी, थक से ऐसे मारता था नोबिता को, उसका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन तो नहीं था, ठीक है, बेवजह बस मारे पड़े हैं, तो उसको कहेंगे ही वॉज डूइंग बैटरी, या ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ बैटरी। इसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है? यूज ऑफ फोर्स विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, जिसका कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है। एकदम मामूली सा फोर्स यूज करना भी बैटरी कहलाएगा, जैसे मैंने जियान और नोबिता वाला एग्जाम्पल दिया। यूज ऑफ फोर्स विदाउट बॉडीली कॉन्टैक्ट, मैं आप पर गोली चला दूं, उसे भी आप बैटरी कहेंगे। या जैसे हमारी मम्मी नहीं करती है चप्पल और डंडों से मारना, उसे भी बैटरी कहेंगे। बॉडी तो नहीं टच हो रही है बट कोई ऑब्जेक्ट है बीच में, तो वो बैटरी बन जाएगा। और कुछ एक्सेप्शंस भी है इस चीज के, जैसे कि कोई डूब रहा है और आप उसे बचाने जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का तो यूज हो रहा है लेकिन इसे बैटरी नहीं कहेंगे, राइट। आपने किसी की जान बचाने के लिए कहा, किया जो भी किया। और अनइंटेंशनल हार्म है, या जानबूझ के तुम हार्म तो नहीं करने जा रहे हो, किसी की जान बचाने जा रहे हो, राइट। असॉल्ट को समझते हैं। बैटरी में क्या हो रहा था? बॉडी कांटेक्ट में आ रही थी और एक्चुअल में फोर्स का यूज हो रहा था। लेकिन अगर मैं मारूं ना आपको, ठीक है, मैं ऐसे स्लैब दिखा रही हूं, मार नहीं रही हूं, सिर्फ दिखा रही हूं, दैट इज असॉल्ट। सामने वाले के माइंड में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट करना, एक तरह का डर क्रिएट करना कि देखो मेरे हाथ में गन है, चला दूंगी, मैं चला दूंगी, अगर कुछ हिले हो तो चला दूंगी पक्का। दिस इज असॉल्ट, क्योंकि उसके माइंड में एक फियर आ गया कि अब मेरे ऊपर बैटरी कमिट होने वाली है, अब मेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स का यूज होने वाला है, दैट इज असॉल्ट, ओके। एन अटेम्प्ट टू डू हार्म, ठीक है, एक अटेम्प्ट करना उसको हार्म पहुंचाने की, ठीक है, दैट इज असॉल्ट। एक्चुअल में हार्म ना पहुंचाना, सिर्फ एक अटेम्प्ट करना। समझना ये होगा कि क्या उस पर्सन के माइंड में, जिसके ऊपर हम अटैक करने वाले, उसके माइंड में ये रीजनेबल एप्रीहेंशन आया कि हाँ वाकई में मेरे ऊपर अटैक होने वाला है, तभी वो असॉल्ट कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं असॉल्ट प्रिसीड्स बैटरी, यानी बैटरी के पहले असॉल्ट कमिट होता है, राइट। मैं दिखाऊंगी कि मार दूंगी, एक्चुअल में मार दिया, तो पहले असॉल्ट आया फिर बैटरी आई। वही थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे दिए यार, अब देख सकते हो, ठीक है। एक घूसा दिखाना वो बैटरी है, वो सॉरी असॉल्ट है, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, दिस इज असॉल्ट। मार देना एक्चुअल में बैटरी है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को डिस्कस करेंगे। किसी पर्सन के ऊपर टोटल रेस्ट्रिक्शन लगा देना, ठीक है, किसी पर्सन की लिबर्टी पर टोटल रेस्ट्रिक्शन लगा देना विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, कोई मतलब नहीं है, फिर भी किसी पर्सन को जबरदस्ती रेस्ट्रेन करना इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट।
imprisonment in the ordinary sense is not required to prove this or constitute this wrong। मतलब जेल में जाकर बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर एक तहखाने में, एक कमरे में आपने बंद कर दिया है बिना एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो आपने ऑलरेडी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के घर गए, ठीक है, और उसको उसी के घर में कैद कर दिया कि बेटा निकलना नहीं यहाँ से, कुत्ता छोड़ दूंगी बाहर, राइट, दिस इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। उसके माइंड में एक डर क्रिएट किया तुमने कि डॉग छोड़ दूंगी तुम्हारे ऊपर, और उसको उसी के घर में बंद कर दिया। ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, क्योंकि उसकी लिबर्टी पर पूरी तरीके से आपने रेस्ट्रेंट लगाया हुआ है, कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन भी नहीं है। रेमेडीज क्या है, क्या कर सकते हैं अगर मुझे किसी ने रेस्ट्रेन कर लिया तो उसे कैसे बचूं, या निकलने के बाद उसका क्या करूं? कंपेंसेशन मांग सकते हो, राइट। सेल्फ हेल्प यूजिंग रीजनेबल फोर्स, यानी मैं खुद को डिफेंड कर सकती हूँ, सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकती हूँ, हेबियस कॉर्पस को यूज करूंगी। फिर अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। सभी वीडियोस के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ में टीओ लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से ज्वाइन कर लेना, कमेंट में भी दिया हुआ है। और वहां पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के लिए देती हूँ, करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करती हूँ, इसलिए प्लीज ज्वाइन कर लो और शेयर जरूर से कर देना। अगर आप मेरी तरह आर.के. बांगिया जैसे सिंपल बुक्स यूज करना पसंद करते हैं, तो उसमें जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है वो अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसीजर के नाम से दिया हुआ है। बेसिकली किसी के अगेंस्ट एक झूठा केस करना, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करना, एक रॉन्गफुल मोटिव के साथ, एक इम्प्रॉपर मोटिव के साथ, उसको हम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहेंगे। इसेंशियल्स क्या है वो समझ लेते हैं। डिफेंडेंट प्रोसिक्यूट करेगा, कोई रीजनेबल कॉज प्रेजेंट नहीं है, बेवजह के लिए खलियारों की तरह किसी के भी अगेंस्ट प्रोसीडिंग कर देना। जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो प्लेंटिफ के फेवर में टर्मिनेट होंगी। प्रोसिक्यूशन की वजह से प्लेंटिफ को काफ़ी सारा डैमेज होना चाहिए, राइट। प्रोसिक्यूशन में जो भी खर्चे हुए, कुछ भी हुआ, उसका डैमेज एक तरीके से प्लेंटिफ पर आना चाहिए। खगेंद्र नाथ वर्सेस जेकब चंद्रा। अब सिर्फ जो मैटर है, अगर आप शिकायत किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कर दे रहे हो तो वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं कहलाएगा, राइट। बस यही कहा गया इस कोर्ट में, इस केस में। अब्रथ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी। अगर आप किसी पर केस करने जा रहे हो तो आपको सारी चीज़ें उस इंसान के बारे में पता होनी चाहिए, सारे फैक्ट्स सही से पता होने चाहिए। यही रेलवे कंपनी ने भी किया, राइट। सारे फैक्ट्स इनको पता थे जिसके अगेंस्ट केस करने जा रहे थे, और उन फैक्ट्स पर इन्होंने बिलीव भी किया, तो इनको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने रीजनेबल केयर की, ठीक है, इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की, जो पता करना था सब कुछ पता किया, उसके बाद जाके केस किया। मैलाइस का मतलब क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। मैलिस का मतलब होता क्या है? एक रॉन्गफुल मोटिव या एक रॉन्गफुल इंटेंशन का प्रेजेंट होना, राइट। कि मेरा मन ही अपराधी है, मैं सोचती ही गलत हूं, राइट, मेरी इंटेंशन ही गंदी है, उसको कहेंगे मैलिस का प्रेजेंट होना। तो यहाँ पर प्लेंटिफ के अगेंस्ट जब डिफेंडेंट केस करेगा, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करेगा, तो प्लेंटिफ की क्या ड्यूटी है? उसे यही चीज यहाँ पर प्रूव करनी होगी कि भाई जो डिफेंडेंट था उसने मैलिशियसली एक्ट किया है, मुझे प्रोसिक्यूट किया है मैलिशियसली, उसे उसकी मैलिशियस इंटेंट को प्रूव करना होगा। अंतरजामी शर्मा वर्सेस पद्मा बेवा। इस केस में क्या हेल्ड हुआ? जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्लेंटिफ के ऊपर रहता है, जो ओनस ऑफ प्रूफ है वो प्लेंटिफ के ऊपर रहता है। उसी को ये चीज प्रूव करनी है कि डिफेंडेंट ने भाई मैलिशियसली प्रोसिक्यूट किया है मुझे, उसकी इंटेंशन थी ये मुझे प्रोसिक्यूट करने की मैलिशियसली, ये प्लेंटिफ के ऊपर ही भार रहेगा, उसी को प्रूव करना है इस चीज को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर समझनी है, ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ पर केस करे तो वो सही हो, ठीक है, वो मैलिशियस ना हो, वो बिल्कुल सही हो, लेकिन बाद में डिफेंडेंट को कुछ ऐसा पता चलता है जो कि ये कहता है कि नहीं, प्लेंटिफ जो है वो इनोसेंट है, प्रोसिक्यूशन चल रहा है, प्रोसिक्यूशन सही था, डिफेंडेंट को स्टार्टिंग में लगा था कि प्लेंटिफ ही है, ठीक है, तो उसने केस कर दिया, तो यहाँ पर डिफेंडेंट सही है। लेकिन फिर बीच में, प्रोसिक्यूशन के बीच में डिफेंडेंट को खबर मिलती है कि नहीं, प्लेंटिफ इज इनोसेंट, लेकिन फिर भी डिफेंडेंट उसको तंग करने के लिए केस को चलने देता है, प्रोसिक्यूशन को चलने देता है। तो यहां पर जो डिफेंडेंट की इंटेंशन थी वो मैलिशियस हो गई, बीच में मैलिशियस हो गई। स्टार्टिंग में सब सही था, स्टार्टिंग में ही वाज राइट, लेकिन बीच में जब उसे पता चल गया कि प्लेंटिफ इज इनोसेंट तो उसको रुक जाना था, लेकिन उसने प्रोसिक्यूशन को चलने दिया। तो यहां पर हम कहेंगे कि उसके बीच में जो इंटेंट थी डिफेंडेंट की वो मैलिशियस हो गई, तो यहां पर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस हो सकता है। प्लेंटिफ को ये प्रूव करना जरूरी है कि उसको डैमेजेस हुए हैं, राइट, उसने डैमेजेस सफर किए हैं। किन ग्राउंड्स पर डैमेजेस आप ले सकते हो एक तरीके से डिफेंडेंट से?
रेपुटेशन को आपकी डैमेज हुआ है। भाई भरी सोसाइटी में मुझे घसीट कर ले गई पुलिस, मेरी रेपुटेशन को डैमेज हुआ, मैंने कुछ किया भी नहीं था, राइट? उसके लिए आप ले सकते हो कॉम्पेंसेशन। डैमेज टू द प्लेंटिव्स पर्सन, ठीक है, जो उसके मतलब आसपास के फैमिली वाले थे उनको भी काफी एक तरीके से नुकसान हुआ, उसकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ, इन सारे बेसिस पर आप ले सकते हो एक तरीके से कंपेंसेशन। कोर्ट को क्या क्या चीजें कंसिडरेशन में लेनी है? नेचर ऑफ ऑफेंस द प्लेंटिफ इज चार्ज्ड ऑफ, मतलब डिफेंडेंट ने किस चीज के लिए केस किया है प्लेंटिफ पर, ठीक है, वो नेचर क्या उस ऑफेंस का ये देखना पड़ेगा कोर्ट को। द इनकन्वीनियंस टू विच प्लेंटिफ वॉज सब्जेक्टेड टू, क्या क्या तकलीफ हुई है प्लेंटिफ को इस दौरान, वो भी देखेंगे। मॉनेटरी लॉस कितना हुआ है वो देखेंगे। स्टेटस और पोजीशन को कितना हार्म हुआ है वो देखेंगे। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि बिना बेवजह, ठीक है, कोई वजह नहीं है और किसी पर्सन की लिबर्टी को रेस्ट्रेन कर देना, ठीक है, उसको कहते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट तुम खुद ये सब कर रहे हो, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में तुम खुद सारी चीजें कर रहे हो, किसी पर्सन की लिबर्टी को रेस्ट्रेन कर रहे हो। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में क्या हो रहा है, तुम कोर्ट जा रहे हो, ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, तुम कोर्ट जा रहे हो, कोर्ट से बोल रहे हो, झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हो प्लेंटिफ के ऊपर और उसको जेल में बंद करवा दे रहे हो, तो इसको कहेंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, और वो था फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज नॉट दैट सीरियस, वो इतना सीरियस नहीं होता, ठीक है, तुमने किसी को बंद कर दिया कमरे में बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के, राइट, तो वो हो गया फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। लेकिन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में तुम कोर्ट तक चले जा रहे हो, राइट, कोर्ट तक चले जा रहे हो, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चलवा रहे हो और वो जेल में बंद हो जा रहा है, तो वो हुआ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में एक तरीके से डिफेंडेंट को बताना होगा कि किस बेसिस पे, भाई क्या जस्टिफिकेशन है जो तुमने उसको बंद कर दिया ऐसे, राइट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट डिफेंडेंट बताएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। वहीं पर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में प्लेंटिफ को यह चीज प्रूव करनी होगी कि जो मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन चलवाया गया है वो मैलिशियस था, यानी डिफेंडेंट की सोच गलत थी, उसने जानबूझकर बिना किसी रीजनेबल प्रोबेबल कॉज के मेरे ऊपर यह चीज करवाई। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, डिफेंडेंट पर है, उसे प्रूव करना है कि उसने क्यों बंद किया उसको, क्यों उसकी लिबर्टी छीनी। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्लेंटिफ पर है, उसको बताना है कि मेरे पर जो इल्जाम लगे हैं वो झूठे हैं, जानबूझ के मुझे ये प्रोसिक्यूशन करवाया गया है। सिविल प्रोसीडिंग्स में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एक तरीके से आप एक्शन नहीं ले सकते हो, राइट। सिविल प्रोसीडिंग्स में आप ये एक्शन डिफेंडेंट के अगेंस्ट नहीं ले सकते हो। जरूरी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।